माय यूट्यूब चैनल RS Academy। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है। हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देंगे। कल से आप नेक्स्ट वीडियो में आपको विद सोल्यूशन आपको एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार है क्या। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये होता है कि कोई ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक त्रिभुज दे रखा है या कोई एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके 3 साइड्स दे रखे हैं, उसके आधार पर किसी भी चीज़ की नाप करना या उसको बेस बना करके किसी भी वस्तु का मेजरमेंट करना, किसी भी थिंग्स का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी ट्रिग्नोमेट्री की, जो बड़े बड़े गणितज्ञों ने इस पर रिसर्च चालू किया। कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी भी खंभे को देखते हैं, किसी भी मकान को देखते हैं, किसी भी पिलर को देखते हैं, किसी भी पुल को देखते हैं, किसी उड़ती हुई हवाई जहाज़ को देखते हैं, किसी उड़ती हुई पतंग को देखते हैं, किसी उड़ती हुई चिड़िया को देखते हैं, मतलब एक मतलब बेसमेंट से, यानी कि ज़मीन से अगर कोई भी चीज़ ऊपर उठ करके चल रही है, खड़ी है या रुकी हुई है, अगर उसको हम देखते हैं तो उसके और हमारे आँखों के बीच में, यानी उस वस्तु, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, जिस थिंग्स को हम देख रहे हैं, कोई सामान है उसको हम देख रहे हैं, उस सामान को देखने में और हमारे आँखों के बीच में जो एक एंगल बनता है उसको मेजर करना ज़रूरी है। और उस एंगल के मेजर करने से, अगर वो एंगल का मेजर कर लेंगे तो हम किसी भी वस्तु की हाइट को पता कर सकते हैं कि वो कितनी हाइट पर है और उससे हम कितना डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं। ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब आपको किसी भी ट्रायंगल में, जो बात कर रहे हैं हम, कि उस ट्रायंगल में कोई 3 एलिमेंट्स में, समझना मेरी बात को, जैसे कि आपका एक कोई पोल है, ठीक है, ये पोल है कोई, इसके ऊपर एक छोटा सा गुंबद जैसा बना हुआ है ये। अब इसको एक लड़का बेचारा यहाँ कहीं खड़ा है, ठीक है, मान लो ये कोई लड़का है, ठीक है, वैसे हमारी आर्ट कुछ ज़्यादा खास है नहीं, फिर भी ये कोई लड़का है, ठीक है, इसके छोटे छोटे बाल है, ये कोई लड़का है। ये लड़का क्या है कि इसको देखता है, किसको देखता है, ये गुंबद को देख रहा है। किसको देख रहा है, गुंबद को देख रहा है, ठीक है। गुंबद को जब देख रहा है ये, यानी कि ये जो टॉप है इसका, एक पोल है, उस पोल का जो टॉप है, ये टॉप को ये लड़का देख रहा है, ठीक है। ये लड़का जो है किसको देख रहा है, टॉप को देख रहा है। ये नॉर्मली आंख बना लो तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये आंख जो है इस टॉप को देख रही है। अब हमको कह रहा है कि ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, इस एंगल का मेजरमेंट करिए। ये तभी आप मेजर कर पाएंगे। ये और ये चीज़ें संभव कैसे हैं, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इन सब चीज़ों को पता नहीं कर पाएंगे। जैसे आपसे हम कह दें कि आप अपनी छत पे खड़े होकर के सामने वाले घर के पास बने हुए टावर को आप देख रहे हैं, टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो बताइए कि आपसे टावर कितने डिस्टेंस में है, या जितने से आप देख पा रहे हैं उतने से टावर की हाइट कितनी है, या ज़मीन से टावर की हाइट कितनी है। और आप टावर की टॉप को जब देख रहे हैं तो उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है। ये सभी चीज़ें हम तब बता पाएंगे जब हम लोगों ने कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ी होगी। अच्छा, एक बात को और ध्यान देना कि ट्रिग्नोमेट्री जो होगी वो हमेशा और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर लगेगी, यानी कि समकोण त्रिभुज पर ही लगेगी। तो अगर हमारे पास देखो, जैसे ये हमारा टावर है, ये हम कहीं छत में यहाँ कहीं खड़े हैं, ठीक है, ये छत है हमारी, कहीं इस छत में हम कहीं खड़े हैं, ये हम खड़े हैं, ये हमारी आँख है, और ये हम देखना यहाँ से चालू करते हैं इसके टॉप को, इसको हम देख रहे हैं, ये हमारे ये पैरेलल, ये आपका किससे, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, एक्स एक्सिस के
पैरेलल बन जाएगा और ये हमारा जो रहेगा ये आप देख रहे हो इसको, ठीक है। ये हम तब पॉइंट कर सकते हैं, इसमें हमको थ्री एलिमेंट्स पता होना ज़रूरी है। या तो हमको ये पता होना चाहिए, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, फ्री। जब हम हाइपोटेनस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम हाइपोटेनस की बात करते हैं तो अगर हमको हाइपोटेनस की वैल्यू पता होगी, वैसे ज़्यादातर क्या केसेस में क्या होता है कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमको पता होती नहीं, या तो हमको इसकी वैल्यू पता होगी या तो इसकी वैल्यू पता होगी, इन दो में से कोई एक वैल्यू पता होगी और इसकी वैल्यू पता होगी, फिर हमको हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देंगे कि हमने बताया ये कि आपका जो ये ट्रेंगल है ये कैसा होना चाहिए, ऑलवेज राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए, और जो हमारा जिस एंगल से हम देखेंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है, एक्यूट एंगल ही बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप छत से नीचे कोई वस्तु को देख रहे हैं, कोई भी कार जा रही है, कोई भी ट्रक जा रहा है, कोई भी बच्चा खेल रहा है, आप उसको देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो आपका आएगा वो एक्यूट एंगल के बेसिस पर ही आएगा, और वहाँ पर भी आपका ट्रिग्नोमेट्री लागू होगी, इसलिए फॉलो करेगा वहाँ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि वहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हमने बताया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में इतनी चीज़ें होना मस्ट है। फिर ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होता क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात के लिए मेन जो चीज़ें हैं वो 4 प्रकार से बताई गई। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, सॉरी 3 ही बताई गई हैं, साइन, कॉस, टैन, और फिर इनके जस्ट अपोजिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हम त्रिकोणमिति रेशियो की बात करते हैं, तो त्रिकोणमिति रेशियो जो हमारा होता है वो मुख्य रूप से जो होते हैं वो, यानी कि मेन जो होते हैं वो 3 होते हैं, यानी कि देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मेन कौन से हैं? साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट। इनको जस्ट अपोजिट जब करते हैं तो ये बन जाता है आपका कॉसेक, कोसाइन का बन जाता है सेक, और टेंजेंट का बन जाता है कॉट। इनको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो कॉसेक को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉसेक को लिखते हैं कॉसेक ही लिखते हैं, ये इनका कोई शॉर्ट फॉर्म होता नहीं, ये ऑलरेडी खुद शॉर्ट फॉर्म में ही लिखे हुए हैं, और कॉट को कॉट लिखते हैं। इनको जब अपोजिट करेंगे, इनका जब फिर अपोजिट करेंगे तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, और सेक का क्या हो जाएगा? कॉसिन होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म जो लिखते हैं वो कॉस में लिखते हैं, और ये जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट जो चेंज होगा किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा। कॉट का जस्ट अपोजिट जो होगा उसको टेन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये बात को समझ में आ गया। अच्छा, बात हम ये करते हैं कि जब हम हमको ये चीज़ें तो पता चल गई कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है। ये चीज़ें हमको पता चल गई कि ये क्या है, हमारे त्रिकोणमिति एक रेशियो है, ठीक है। ये जो त्रिकोणमिति 6 रेशियो हमने बताए, इसी के आधार पर किसी भी खंभे से या किसी भी पोल से, किसी भी बिल्डिंग से, किसी भी टावर से, किसी भी अदर थिंग से आप एक डिस्टेंस में खड़े होकर के जब उसके टॉप फ्लोर को देखते हैं, या कोई एक फिक्स पॉइंट बना करके उसको नोटिस करते हैं, उसको देखते हैं, तो उसके बीच में आपके बीच में एक एंगल डेवलप होता है। वो जो एंगल डेवलप होता है उसको मेजर करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो है ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए ही हम एंगल मेज़र करते हैं, डिस्टेंस में मेज़र करते हैं,
और हाइट मेज़र करते हैं और हाइपोटेनस भी निकालते हैं। बात को समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी वाले जो समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को, वो लोग इस बात को ध्यान देंगे, वो अगर एक चीज़ को याद कर लेंगे तो उनको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। लाल बटे कक्का होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए रामबाण होता है। इसी को आप इसको अगर आपने पढ़ लिया तो ये मान के चलिए कि आपको 60% ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो लाल बटे कक्का बात हिंदी वालों के लिए है। ये अभी हम इंग्लिश मीडियम वालों की बात नहीं कर रहे हैं। ये हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो लाल बटे कक्का को ध्यान देंगे। और ये जो पहला रेशियो निकल के बाहर आया, लाल बटे कक्का, ये सीरियल बाई सीरियल जाएगा। पहले कौन है? साइन है। फिर भैया ये जो गोले में आ गया, ये आपका कॉस हो गया। और ये जो लास्ट में बेचारा बचा, तो ये हो गया आपका टेन हो गया। यानी कि लाल बटे कक्का ये आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या है? हीरो फार्मूला है। क्या है? हीरो फार्मूला है। अगर इसको आपने समझ लिया तो आपको 60% ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, जो इंग्लिश वाले हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि आखिरकार कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी थोड़ा सा कष्ट कर लें हिंदी में पढ़ने के लिए, तो अगर उनको इस तरीके से याद हो जाता है तो अच्छी बात है। नहीं याद होता है तो चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश वालों के लिए क्या हो जाएगा कि अच्छा, हिंदी वाले पूरा पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि लाल बटे कक्का का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। यानी साइन के लिए क्या हो गया? लंब मतलब ये हो गया, कर्ण मतलब ये हो गया, और आधार आधार ये हो गया, और कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। अब इंग्लिश वाले समझें कि ये फार्मूला इंग्लिश वालों के लिए किस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि एच एच बी एल एच बी एच अपॉन सॉरी एल बी एल अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बेस। हाइपोटेनस बेस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी एल अपॉन एच एच बी, ये हो गया आपके साइन, ये हो गए कॉस, और ये हो गए टेन। इसी प्रकार से आपका सीरियल बाई सीरियल रहेगा। ये हो गया कॉस के लिए, ये हो गया साइन के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो मैंने बताया कि हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे लाल बटे कक्का, साइन के लिए क्या होगा? लंब बटे कर्ण। यानी कोई भी ट्रेंगल आपके पास दे रखा है, कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करिए, तुरंत बिना सोचे समझे जाना है लाल बटे कक्का, काका के पास जाना, काका तुरंत बताएंगे। अगर इंग्लिश वाले हैं तो वो कुछ नहीं, वो सीधे एल हो जाएंगे। एल मीन्स क्या होगा? एल फार्मूले के पास जाएंगे, तुरंत अपना रिजल्ट फाइंड करेंगे। लेट बी सपोज, यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम कि अगर आपके पास एक ट्रेंगल दे दिया और इस ट्रेंगल में यहाँ पर क्या दे दिया? थीटा की वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पर दे दिया कितना? 2, और यहाँ पर दे दिया 4। तो कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है? कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करिए, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करिए, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करिए। तो भैया कुछ ना करना, साइन थीटा के पास जाना। साइन थीटा किसके पास ले जाता? एल अपॉन एच। एल अपॉन एच, एल हमने क्या बताया? हाइट बताई। तो हाइट बताई तो हाइट, ये आपका एल जो रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ये एच जो है ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइट कितनी है? 4 है। फिर हाइपोटेनस कितना है? नहीं पता। चलो पता करते हैं। हाइपोटेनस नहीं पता ना, पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? ये ए बी सी हो गया ना, ठीक हो। राइट एंगल ट्रायंगल में जब किन्हीं दो साइड्स की वैल्यू पता होती है, तीसरे साइड की वैल्यू पता करने के लिए अपन कहाँ जाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम में जाते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। नहीं हो जाता? हो जाता है ना। चलो अच्छी बात है अगर हो जाता है।
तो ए बी स्क्वायर 4, बी सी स्क्वायर 16 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है भैया, 20 हो जाएगा, अंडर रूट ए सी की वैल्यू आ गई, यानी ए सी की वैल्यू कितनी है, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 20 हो गई। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और लिखेंगे तो 4/2 अंडर रूट 5, यही हो जाएगा ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2/√5। इसमें हमको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना था, तो ये आ गया। अगर इसी तरीके से बोल देता कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करिए, तुरंत अपने एल के पास जाते, तो एल हमको कहाँ ले जाएगा, कह रहा है कि भैया कहीं ना चलो मेरे साथ चले चलो। एल क्या कहता है, बेस अपान हाइपोटेनस। देखो भैया, बेस अपान हाइपोटेनस कहाँ जाना है, बेस अपान हाइपोटेनस। भैया बेस कितना है आपका, 2 है, हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट 20 है। इसका मतलब क्या हो गया, 2/4 अंडर रूट 5 हो गया ना, यानी कि 1/1 अंडर रूट 5 नहीं हो गया, हो गया। अच्छा, टेन थीटा की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बेचारा अकेले बचा है। टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा किसके बात करता है, एल के पास जाओ, एल अपान एच एच बी, यानी कि एल अपान बी। देखो भैया एल कौन है, एल भैया है 4, बी भैया है 2, 2 हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स पर बता देंगे, तुरंत समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री कौन कहता है ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री आएगा। एक बार हमको ज्वाइन तो करिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो सब्सक्राइब ना करिएगा, लाइक ना करिएगा, लेकिन अगर आ जाती है तो ईमानदारी का परिचय दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके रेशियो हो गए। अब हम बात कर रहे थे कि जो कॉसेक, सेक और कॉट की बात कर रहे थे, तो कॉसेक, सेक और कॉट की जो बात कर रहे थे, तो देखो भैया क्या होते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। तो कॉसेक इक्वल होता है 1/sin थीटा, और सेक होता है 1/cos थीटा, और कॉट होता है 1/tan थीटा। अच्छा, अगर अपने को साइन थीटा की वैल्यू पता है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आराम से पता कर सकते हैं। कॉसेक थीटा की वैल्यू पता है तो सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू नहीं पता, टेन थीटा की पता है तो भी पता कर सकते हैं। कॉट थीटा की पता है, टेन थीटा की नहीं पता तो भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं भैया, समझ लो थोड़ा सा, बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ है ही नहीं। देखो, इधर का साइन थीटा इधर जाएगा, अगर इन दोनों की वैल्यू पता है तब क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू निकालना है ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, जिसकी वैल्यू पता है उसको नीचे पटको। क्या करते हैं अपन लोग, जिसको पता नहीं होता घर में क्या करते हैं, जिसको कुछ नहीं पता होता ना उसको आगे रखते हैं, जिसको पता होता है उसको पीछे भगा देते हैं। वही से करना है इसमें भी। कॉस की वैल्यू नहीं पता ना, लाओ भैया बाहर, जिसकी वैल्यू पता है ना उसको नीचे पटक दो। इसमें भी टेन की वैल्यू नहीं पता ना, पता करो। 1/cot की वैल्यू पता है ना, नीचे फेंक दो। ये आपके क्या हो गए, इतने तो फार्मूले हो गए। इसके बाद आगे हम जब बात करेंगे, ये तो हमारा आज एक नॉर्मली क्या हुआ कि एक एक इंट्रोडक्शन हुआ कि इसका ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ स्पेशल सम फार्मूलेज होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, उनको ध्यान से समझना होता है। ये जो फार्मूला हमने आपको बताया, ये जो फार्मूला हमने बताया, इट्स अ टू इम्पॉर्टेंट, इट्स अ टू इम्पॉर्टेंट। ये जो लाल बटे कक्का हमने बताया और ये वाला फार्मूला बताया, ये आपके ट्रिगोनोमेट्री में लगभग आपको 60 से 70% की हेल्प करेंगे। कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आप इन इन दोनों के बिना तो लगा नहीं सकते, ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर लगा लेना तो बता देना, मैं आपके पास पढ़ने आ जाऊँगा। अगर इन दोनों को यूज़ किया आपने, किए बिना आपने ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व कर लिया है, जहाँ की इनका यूज हो रहा है। फिर हम बात करते हैं कुछ फार्मूले की, कुछ कोऑर्डिनेट्स की, क्योंकि इसके बाद तुरंत हमको कोऑर्डिनेट पढ़ना पड़ेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन होता है। कुछ इसमें टेबल भी होती है, एक टेबल चलो थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति सारणी। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति सारणी। इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे, उनको भी याद करना होगा,
क्योंकि वो भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपके हर एक पर्पज़ से। ठीक है, बात को समझें। इधर आपका थीटा रहेगा, इधर आपका एंगल रहेगा, इधर आपका क्या रहेगा, थीटा रहेगा, और इधर क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। रेशियो देखो भैया, ये क्या है, साइन है ना। चलो बात करते हैं साइन थीटा, बात करते हैं कॉस थीटा, बात करते हैं टैन थीटा। बाकी तो जो आगे की 3 नहीं लिख रहे उसको अपने मन से समझ जाना है। कैसे समझ जाना है, थोड़ा सा अगर होशियार होगे तो अभी तक समझ गए होगे, नहीं समझे होगे चलो नीचे लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत गधे इंसान हो, समझते तो हो नहीं। जो आगे 3 नहीं लिखे थे ऊपर के वाले फार्मूले से आराम से आप सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकाल सकते थे। यहाँ से फिर साइन का अपोजिट क्या होता है भैया, कॉसेक हो गया। इसका क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसका क्या होता है, कॉट थीटा होता है। चलो अच्छी बात है, आप लोग समझो या ना समझो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। टेबल बनाना बहुत इजी, सिर्फ एक का रेशियो याद कर लो, बाकी के सारे का रेशियो फ्री में आ जाएंगे। कैसे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अच्छा ये बात समझ में आ गई ना। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, कॉस की वैल्यू फाइंड करना है। कॉस की वैल्यू फाइंड करना है, कुछ ना करना, इधर इसको इधर चलते चले आओ, इसमें लिखते चले आओ। 1 है, 1 लिख लो, √3/2 है, लिख लो। अच्छा ये तो सेम ही हो जाएगा ना यार। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जब सेम हो गया यहाँ पर 0 हो जाएगा। हमने कुछ किया क्या, नहीं किया। अच्छा पीछे हमने शायद एक चीज़ नहीं बताई थी आप लोगों को कि ये जो tan होता है ना, ये जो tan होता है ये कहता है भैया हम दोनों में विभाजन कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। देखो दोनों में विभाजित कर दिया, दोनों को बेचारों को एक दूसरे से लड़ा दिया, यानी इसने इसको पटक दिया, इसने इसको पटक दिया तो बन गया tan। इसने इसको पटका, tan बन गया। अब समझेंगे कि tan थीटा की वैल्यू पर कैसे फाइंड की जाती है। टेबल बहुत आसान है बनाना। कोई कहता है कि टेबल नहीं बनती, हमको टेबल नहीं आती, आज के बाद आपको हमेशा टेबल आएगी, ये गारंटी हमारी है। एक बार हमारी बातों को समझेंगे, ध्यान से समझिए, आपको तुरंत टेबल बनाना आएगा। हमने बताया कि साइन बस की वैल्यू पता कर लो बस, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसको बस याद कर लो, बाकी की टेबल बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर ना बने तो बताना। देखो साइन की वैल्यू हमने बताई 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। राइट, आगे हम बात करते हैं कि हमको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि कॉस के टर्म में ये कैसे रेशियो आएंगे। तो हमने बताया था कि कॉस के जो रेशियो होंगे वो साइन के रेशियो के जस्ट अपोजिट होंगे। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या हो गया, अब इधर से हमको चलना चालू करना है, तो इधर की वैल्यू यहाँ रखो, इसकी वैल्यू यहाँ रखो, इसकी वैल्यू यहीं रहेगी, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। हमने कुछ किया क्या, नहीं किया ना, साइन को जस्ट अपोजिट कर दिया। अब साइन को जस्ट अपोजिट हमने जो कर दिया, जस्ट अपोजिट का मतलब ये नहीं हुआ कि वो 1/sin कर दिया, ना 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 ना, उल्टा चले आए हम, साइन में जैसे गए उसी तरीके से उनको लेते चले आए। चलो अब हम बात करते हैं tan की। tan में हमने बताया कि tan भैया विभाजित नियम का पालन करता है, कहता है कि एक दूसरे को लड़वा दो हमारा काम बन जाएगा। चलो लड़वाते हैं। tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भैया, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपन जी cos थीटा नहीं होती, तो sin थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0/1 हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा यहाँ देख लो, साइन tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, sin थीटा अपन cos थीटा होता है ना। तो चलो sin थीटा की वैल्यू कितनी है, किसके लिए फाइंड करना है, यानी tan 0 के लिए फाइंड करना है। चलो ये भी लिख लो, tan 0 अंश के लिए फाइंड करना है। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ किसकी वैल्यू लिखोगे, sin 0 अपन cos 0, सॉरी cos 0, तो sin 0 की वैल्यू कितनी है, देखो भैया 0 है,
cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। किसी भी संख्या में 1 को भाग देते हैं तो क्या होता है, किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 0 ना मिलता है, तो 0 लिख लिए। अब हमको फाइंड करना है किसका वैल्यू, tan 30 का वैल्यू फाइंड करना है। तो sin 30 अब बटा cos 30, तो क्या हो जाएगा, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 नहीं होता, और cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 ना हो जाएगा। अच्छा, जब बटे में बटे के में बटे के बटे या बटे के बटे के बटे के बटे होता है ना, तो इस वाले नियम का पालन करते हैं। बात को समझेंगे अब, ये समझो, जब बटे के बटे होता है ना, तो नीचे वाला देखो, इसका मतलब ये होता है, अच्छे समझ लो, थोड़ा सा कहाँ समझा दें, नहीं समझा देते हैं। 1/b, ये जो बटा लगा है ना, बड़ा वाला बड़का बटा लगा है ना, इसका मतलब होता है भागा, इसका मतलब होता है b/a। इसका मतलब क्या होता है, जब बटे में आपको फ्रैक्शन में दिया होता है, तो फ्रैक्शन में डिवीजन का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है कि लास्ट वाले फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा, a² / b²। वही वाला तो यहाँ भी लगना है, आप लोग समझते नहीं हो बात को। यानी कि सबसे नीचे वाला ऊपर, सबसे नीचे और नीचे वाला एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2/2 √3 नहीं हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, यहाँ से आपका √3 नहीं आ जाएगा। अच्छा, इतना आएगा क्या, चलो अच्छा लिख देते हैं, 1/√3 हो जाता है। इसी प्रकार से हम tan 45 की वैल्यू भी पता कर लेंगे। तो tan 45 की वैल्यू पता करने के लिए sin 45 बटा cos 45, भैया ये कहते हैं हम दोनों सेम सेम है, क्या कहते हैं, हम दोनों सेम सेम है, मरेंगे भी जिएंगे भी साथ में, यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी ये 1 हो गई। अब हम बात करते हैं tan 60 की बात कर लेते हैं। tan 60 की बात करेंगे तो भैया देखो, एक बात बता दें, कुछ नहीं करना होता है, जो कहता जाए उतना करते जाओ। मैथ में सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि अपने मन का कुछ ना करना, जो कहता जाए उतना करते जाना, अपने मन का किए बर्बादी आ गई। sin 60 की वैल्यू कितनी होगी भैया बताए दो, √3/2 नहीं होगा, और cos 60 की वैल्यू कितना होगा, 1/2 नहीं होगा, होगा ना। तो tan 60 की वैल्यू देख लो कितना होता है, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 2√3/2, या 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा ना, तो ये √3 आपका क्या हो गया, मान हो गया। इसको डायरेक्ट हम यहीं से देख लेते हैं, tan 60 की वैल्यू पता करना है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, tan 90 की वैल्यू कितनी होगी, यानी 0 का इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट का ये हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें इनफाइनाइट 0 का डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट। हिंदी वाले समझेंगे, अपरिभाषित हो जाएगा। अब समझेंगे, अगर तुम्हारे पास लाख रुपया दे रखा है, लाख रुपया में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, पापा में 0 का गुणा 0, मम्मी में 0 का गुणा 0। तो हम पढ़ रहे थे क्या, tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना हमने बता दिया था कि आप लोग को tan थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करना होता है, कैसे फाइंड करना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा करके, ठीक है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा किया तो इसकी 0 की वैल्यू 0 आई, 30 की वैल्यू ये आई, 45 की वैल्यू ये आई, 60 की वैल्यू ये आई, इनफाइनाइट ये आपका आ गया। इनफाइनाइट कैसे आ गया, बात को थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। यानी 1/0 वैल्यू हमेशा किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा डिजिट हो, कितना भी बड़ा वैल्यू हो, उसमें 0 अगर डिवाइड हो रहा है, रिजल्ट हमेशा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। अगर कितना बड़ा भी डिजिट हो उसमें अपान इनफाइनाइट लगा है तो 0 हमेशा आएगा रिजल्ट। बतिया समझ में आई तो बा, चलो ठीक बा।
अब बात करते हैं कॉसेक थीटा की। हमने बताया था कॉसेक थीटा जो भी होता है वो साइन का अपोजिट होता है, यही बताया था। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा। तो वो कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की जगह 0 रखेंगे तो 1/0 रखेंगे, तो 1/0 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो अच्छी बात, इनफाइनाइट हो गई। अब बात करते हैं हम कॉसेक 30 की बात करते हैं, तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2√3 हो जाएगा, इसका उल्टा 1 रहेगा। भैया कैसो कर लो, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ना आएगा। सेक थीटा की वैल्यू देखो, सेक थीटा बड़ा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। देखना, हमने बताया था कि सेक थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो 1/cos थीटा के वैल्यू के बराबर होगा तो cos सेक थीटा बराबर यानी सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1/cos थीटा। cos थीटा मतलब 1/cos थीटा का उल्टा, यानी कि 1 का उल्टा 1, 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, और इसका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये भी जिस प्रकार से साइन गए थे कास में लौटे थे, इसी प्रकार कॉसेक में जिस प्रकार गए थे सेक में उसी प्रकार लौटेंगे। बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा को दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? कॉसेक थीटा अपान सेक थीटा, या फिर tan का उल्टा। देखो, कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो कॉट थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा, और कॉट थीटा इक्वल ये भी तो होता है, कॉट थीटा इक्वल ये भी तो होता है कॉसेक थीटा अपान सेक थीटा की, ये भी होता है ना। चलो कोई बात नहीं, तो कॉट थीटा का वैल्यू इस वाले से निकालते हैं, तो 1/tan थीटा मतलब tan थीटा के जितना वैल्यू उतना उल्टा कर दो, हो गया। यानी जितना वैल्यू 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा 1/0। तो 1/0 जब होता तो 1/0 का वैल्यू होता इनफाइनाइट। फिर इसका उल्टा होता √3, इसका अपोजिट होता 1, इसका अपोजिट होता 1/√3, इसका अपोजिट होता 0। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना सफिशेंट है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।